हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज गॉर्डन्स मॉडल। ये मॉडल रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड के अंडर आता है। हम ऑलरेडी डिविडेंड थ्योरीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट और फर्स्ट मॉडल दैट इज वॉल्टर्स मॉडल को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉर्डन्स मॉडल का लेआउट क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, एजम्पशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि गॉर्डन्स मॉडल में हम डिविडेंड और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं गॉर्डन्स मॉडल के इंट्रोडक्टरी पार्ट से। गॉर्डन ऑल्सो सपोर्ट्स द रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। गॉर्डन्स मॉडल भी रिलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट करता है। रिलेवेंस मीन्स किसी भी फॉर्म की डिविडेंड पॉलिसी उसकी वैल्यू को इफेक्ट करेगी। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। चलिए देखते हैं अपने मॉडल को बनाने के लिए गॉर्डन ने कौन कौन से assumption लिए थे। द फर्स्ट assumption इज द रिटेंशन रेशियो once decided is constant, thus the growth rate is also constant। गॉर्डन ने माना जब हम एक बार रिटेंशन रेट डिसाइड कर लेंगे तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज रिटेंशन रेट कांस्टेंट है तो ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा। ये दो नए कॉन्सेप्ट हैं, रिटेंशन रेशियो एंड ग्रोथ रेट। चलिए इन्हें समझते हैं। ग्रोथ रेट मींस कोई भी फर्म किस रेट से ग्रो कर रही है या बढ़ रही है, इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ग्रोथ हम कैलकुलेट करते हैं बी और आर को मल्टीप्लाई करके। बी मींस होता है रिटेंशन रेशियो और आर मींस होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले रिटेंशन रेशियो को समझ लेते हैं। फॉर सपोज हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट से हम दो काम कर सकते हैं। पहला, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, हम उसको रिटेन करके रख सकते हैं। जैसे 100 रुपीज में से हमने 40 रुपीज एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर 40 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो हमारे पास बचा कितना होगा, 60 रुपीज। दैट मीन्स 100 रुपीज में से 40% डिविडेंड दे दिया तो 60% ही रिटेन्ड अर्निंग बच गई। या फिर 100 रुपीज में से 80 रुपीज डिविडेंड दिया तो 20 रुपीज रिटेन्ड अर्निंग बच गई। तो रेशियो क्या हो गया, 80% और 20%। इस एग्जांपल से हमने क्या समझा, रिटेंशन रेशियो वो रेशियो है जितना प्रॉफिट कोई भी फर्म अपने पास रिटेन करके रखती है। तो डिविडेंड और रिटेंशन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो रिटेन कम कर पाएंगे, और अगर डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम रिटेन ज्यादा कर पाएंगे। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 में से रिटेंशन रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने 1 से क्यों माइनस किया, बिकॉज किसी भी चीज का टोटल 100% होता है और रेशियो में बात करें तो 1 होता है। जब 1 मींस टोटल में से रिटेंशन माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें डिविडेंड रेशियो मिल जाएगा। सेकेंड assumption इज KE इज ग्रेटर देन G। हमेशा हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ रेट से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज ये मॉडल वर्क नहीं करेगा। हमारी मार्केट वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। R and KE are constant, that means rate of return and cost of capital constant रहेंगी। The firm has a perpetual life। फर्म की लाइफ परपीचुअल है। परपीचुअल मीन्स जो लगातार चलती रहे। The firm is an all equity firm. No external financing is used and investments are financed exclusively through retained earnings। ये मॉडल उन फर्म्स में वर्क करेगा जहां सारी फाइनेंसिंग इक्विटी से की जाती है और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सारा फंड रिटेन्ड अर्निंग से लिया जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया जाएगा। राइट? तो नाउ इट्स टाइम फॉर फॉर्मूला।
इस मॉडल में भी हम शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू D अपॉन KE माइनस G। P मीन्स होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, D मीन्स है डिविडेंड पर शेयर, KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर आप इसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज फर्म में सारी जो फाइनेंसिंग हो रही है वो इक्विटी के थ्रू हो रही है। G फॉर ग्रोथ रेट। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम अर्निंग पर शेयर, जितनी हमें टोटल अर्निंग हो रही है उसमें से हमने कितना रिटेन किया है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। तो हमने दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखा, डी को ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, हमने क्या किया, अर्निंग पर शेयर में से रिटेंशन का रेशियो माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे पास डिविडेंड का रेशियो आ जाएगा। डिवाइडेड बाई के, हमने एज इट इज लिख दिया। जी ग्रोथ रेट, मैंने अभी ऊपर बताया था ग्रोथ रेट हमारे पास कैसे आता है, बी और आर को मल्टीप्लाई करके, बी फॉर रिटेंशन रेट और आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमने जी की जगह बी आर लिख दिया। तो फॉर्मूला बन गया ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। ई यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है, बी रिटेंशन रेशियो है, के ई अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, बी रिटेंशन रेशियो, आर रेट ऑफ रिटर्न। तो इन दोनों फॉर्मूलेस में से जो D अपॉन के ई माइनस जी वाला फॉर्मूला है ये वहां पे ज्यादा इजी रहता है जब आपको एक कंडीशन दी हो कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एक सिचुएशन में आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना हो। पर जब आपको एक से ज्यादा सिचुएशंस में, मतलब आपको पे आउट रेशियो बहुत सारे दिए हैं, आपको रिटर्न्स बहुत सारे दिए हैं, तो उस कंडीशन में ज्यादा इजी रहता है कि हम सेकंड वाला फॉर्मूला रख लें, बिकॉज हर बार ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना और डिविडेंड कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो उस समय हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। अब 2 पॉइंट्स आप यहां से लर्न कर लीजिए। पहला, अगर के ई जी से ज्यादा नहीं होगा तो ये मॉडल वर्क नहीं करेगा और सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में आ जाएंगी। दूसरा, हमने जी को कांस्टेंट माना, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जितना कंपनी इन्वेस्ट करती चली जाएगी उतने ही उसके रिटर्न बढ़ते चले जाएंगे, और जितने रिटर्न बढ़ते चले जाएंगे उतने ही उसकी ग्रोथ भी होती जाएगी। तो ये लिमिटेशंस है गॉर्डन मॉडल्स की। हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा जी से ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, फॉर्म उसी फॉर्म में ये मॉडल काम करेगा जहां पे सारी की सारी इक्विटी यूज हो रही हो। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं जो गॉर्डन मॉडल में वर्क करती है। गॉर्डन ने जो मॉडल बनाया उन्होंने 2 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। इट मीन्स जो रेशनल इन्वेस्टर होंगे वो रिस्क को अवॉइड करना चाहेंगे। रिस्क मीन्स इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न ना मिलने की पॉसिबिलिटी, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए रखी जाती है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन प्रपोजल्स को बिजनेस प्रॉफिटेबल समझ रहा था, फ्यूचर में जाके उस प्रपोजल से हमें कोई भी रिटर्न ना मिले। इस वजह से इन्वेस्टर्स रिस्क को अवॉइड करते हैं। सेकंड आर्गुमेंट इज दे पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड द डिस्काउंट अनसर्टेन रिटर्न। आपने बहुत फेमस सेइंग सुनी होगी, अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन 2 इन अ बुश। दैट मीन्स कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंट में डिविडेंड चाहेगा, फ्यूचर में कब और कितना डिविडेंड मिलेगा ये अनसर्टेन है। तो इन्वेस्टर्स हमेशा सर्टेन रिटर्न मीन्स जो उन्हें प्रेजेंट में डिविडेंड मिल रहा है उसे प्रेफर करते हैं, एंड अनसर्टेन रिटर्न्स मीन्स जो फ्यूचर में मिलेगा उसको प्रेफर नहीं करते। The omission of dividend or payment of low dividend would lower the value of shares. At last, गॉर्डन ने कंक्लूड किया कि अगर कंपनी कम या फिर डिविडेंड नहीं देगी तो शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो गॉर्डन ने क्या किया, रिलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट किया, बिकॉज जैसा हम डिविडेंड देंगे वैसी हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म होगी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
शो द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होंगी जिसके थ्रू आपको बताना है कि डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे क्या इम्पैक्ट आता है, और आपको मॉडल कौन सा यूज करना है, गॉर्डन का मॉडल यूज करना है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कैपिटलाइजेशन रेट केई 10%, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज। एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, दैट मीन्स ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है आपका। 3 कंडीशंस दी हैं आपको, 15% का रिटर्न हो सकता है, 8% का रिटर्न हो सकता है और 10% का रिटर्न हो सकता है। पे आउट रेशियो, कौन सा पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि हम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको 5 कंडीशंस दी है। 0% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 25% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 75% एंड 100% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको दिया है, पर आपको रिटेंशन रेशियो नहीं दिया। हमने अभी थ्योरी में पढ़ा डिविडेंड का जस्ट अपोजिट होता है रिटेंशन रेशियो, तो यहीं पे इसको क्लियर कर लेते हैं। हम पहला कॉलम बनाएंगे अर्निंग पर शेयर का, कि हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज अर्निंग को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रॉफिट्स हो, अर्निंग्स हो, रिटर्न्स हो, ये वो प्रॉफिट है जिसको हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर है, सारे ऑप्शंस में 10 रुपीज रहेगी। पे आउट रेशियो आपको कैसे कैसे दिया है, 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। तो बहुत सिंपल है, जब आप डिविडेंड 0% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट मीन्स आपने सारा का सारा पैसा अपने पास रिटेन करके रख लिया, तो 100% हो गया, बिकॉज टोटल हम क्या मान के चलते हैं, 100% हम रिटेन कर रहे हैं। तो 0% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि हमने कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, दैट मीन्स रिटेंशन रेशियो हो गया 100%। अब 100 में से अगर हमने 25% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास बचा कितना होगा, 75%। सेम वैसे ही अगर हमने 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो 50% अभी हमारे पास बचा होगा। फिर 75% अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, 25% रिटेन अर्निंग हमारे पास बचेगी। लास्ट कंडीशन, जब हमने 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब जितनी अर्निंग हुई हमने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हमारे पास रिटेन कितना होगा, 0%। जब सारी अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं तो कुछ भी नहीं हमारे पास बचा, तो हो गया 0%। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब चलते हैं सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था, जब बहुत सारी कंडीशंस आपको दी गई हो, यहाँ पे आर की 3 कंडीशंस आपको दी हैं, पे आउट रेशियो की 5 कंडीशंस आपको दी हैं, तो यहाँ पे 18 सोल्यूशंस आपके हो सकते हैं, बिकॉज हर एक केस पे आपको अलग सोल्यूशन निकालना होगा, राइट। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, E 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर। शुरू करते हैं, टेबल वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पे आउट रेशियो का कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो हो वो 15% हो, बिकॉज पहली कंडीशन हमको यही दी है कि 15% रेट ऑफ रिटर्न है। ये कौन सी कंडीशन है, हमारी केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और हमारा रिटर्न 15% है, दैट मीन्स हमारा जो रिटर्न है वो केई से ज्यादा है। तो ये हमेशा ग्रोथ फॉर्म की कंडीशन होती है, ये हम वॉल्टर मॉडल में भी पढ़ चुके हैं। फिर हम रोज में शुरू करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो से। डिविडेंड पे आउट रेशियो पहली कंडीशन हम एज पर द क्वेश्चन मानते हैं कि 0% है, तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होगा तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 100%। ये हम ऑलरेडी टेबल में सीख चुके हैं। सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला है P इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें E चाहिए, E मीन्स अर्निंग पर शेयर। तो क्वेश्चन में कितनी दी है, 10 रुपीज, हमने 10 लिख लिया। ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, तो 1 को हम एज इट इज लिखते हैं B, B मीन्स रिटेंशन रेशियो। अब हमने बोला रिटेंशन रेशियो 100% है, तो 100% आप कैसे लिखेंगे, 100 अपॉन 100, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 1 आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए 10% है, तो 10% कैसे लिखते हैं, 10 अपॉन 100, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.10 माइनस बी, बी कितना है, अभी हमने देखा रिटेंशन रेशियो हमारा 1 आ गया, हमने उसको मल्टीप्लाई किया आर से, आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, 15% रेट ऑफ रिटर्न है इस कंडीशन में, तो हमने लिख दिया 0.15, ब्रैकेट क्लोज।
अब हम इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज आप न्यूमरेटर देखिए, जब आप 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो पूरी जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारी मार्केट प्राइस कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर बात करते हैं जब हमारा डीपी रेशियो जो है वो 25% होगा, यही दूसरी कंडीशन हमको दी गई थी। तो अगर डीपी रेशियो 25% होगा तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 75%। वैल्यूज पुट करते हैं मार्केट प्राइस के लिए। ई अर्निंग पर शेयर हमें 10 चाहिए, तो हमने 10 लिख दिया। ब्रैकेट स्टार्ट 1 की जगह एज इट इज 1 लिखा, माइनस बी, बी मीन्स रिटेंशन रेशियो 75% है तो हमने उसको 0.75 लिख दिया, डिवाइडेड बाई के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 10%, तो 0.10 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हुआ बी, रिटेंशन रेशियो देखिए कितना है यहाँ पे 75% है तो 0.75, मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कितना है, रेट ऑफ रिटर्न 0.15, 15% है तो हमने 0.15 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस 0.75 है, तो जब हम 1 माइनस 0.75 करेंगे तो हमारे पास 0.25 आएगा, और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा 0.1125। अब आपके पास वैल्यूज क्या बच गई, 10 ब्रैकेट में है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.1125। अब यहाँ पे देखिए हमने एक एजम्पशन माना था कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा जी से ज्यादा होनी चाहिए, पर यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.10 और हमारी ग्रोथ कितनी है 0.1125, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ये ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये मॉडल वर्क नहीं करेगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। न्यूमरेटर में जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो आएगा 2.5, डिवाइडेड बाई जब हम 0.10 को माइनस करेंगे 0.1125 से तो माइनस में आएगा 0.0125। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 200। तो हमने ये बात पहले भी की थी कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कम होगी ग्रोथ रेट से तो नेगेटिव में आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब डीपी रेशियो अगर 50% होगा, डिविडेंड रेशियो 50% होगा तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, वो भी 50% होगा। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज, सेम बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया था। ई अर्निंग पर शेयर कितना है 10, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.50 ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज रिटेंशन रेशियो यहाँ पे 50% है तो हमने 0.50 लिख दिया, डिवाइडेड बाई आपको के ई चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है 0.10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बी रिटेंशन रेशियो 0.50 इंटू आर, आर रेट ऑफ रिटर्न होता है तो कितना है 15% है तो हमने 0.15 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.50 लिखेंगे तो कितना आएगा 0.50, तो न्यूमरेटर में आपके पास रह गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आपने 0.50 से मल्टीप्लाई किया 0.15 को तो आपके पास आया 0.075, फिर आप इसको माइनस करेंगे 0.10 से तो आपके पास वैल्यूज क्या बचेंगी, न्यूमरेटर में आपका बचेगा 5, डिनोमिनेटर में आपका बचेगा 0.025। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 200, बिकॉज यहाँ पे आप कंपैरिजन देख लीजिए, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.10 वो ज्यादा है ग्रोथ रेट से, ग्रोथ रेट कितनी है 0.075, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मॉडल वर्क करेगा, इसलिए पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट कंडीशन, डीपी रेशियो अगर 75% होगा तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, ऑब्वियसली 25%। हम बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे वैल्यूज रखी थी पुट करेंगे, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा, वो आएगा बी का रिटेंशन रेशियो का, बिकॉज यहाँ पे रिटेंशन रेशियो हमारा कितना है 25%, तो हमने बी की जगह लिखा 0.25 और डिनोमिनेटर में भी बी है तो वहां पर भी हमने 0.25 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी बिकॉज अर्निंग पर शेयर सेम है, रेट ऑफ रिटर्न सेम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसका आंसर आएगा 120। फिर लास्ट कंडीशन में चलते हैं, जब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रहेगा तो रिटेंशन रेशियो
0% होगा। ऑब्वियसली जब सारा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे रिटेंशन रेशियो हमने 0 मान लिया है दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी 0 लिखा और डिनोमिनेटर में भी 0 लिखा, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस आएगी 100 रुपीज। फिर चलते हैं, हमने पहली कंडीशन सॉल्व कर ली जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न 15% था। अब हमें क्या सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न 8% होगा तो क्या होगा। तो जब रेट ऑफ रिटर्न 8% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। कितना कम है, 2% कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और रिटर्न कितना है, 8%। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये नॉर्मल फॉर्म की डिक्लाइनिंग फॉर्म की कंडीशन होती है। तो बिल्कुल वैसे ही मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालेंगे, पी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे भी सिर्फ एक डिफरेंस होगा बिकॉज बाकी सारी चीजें सेम है। हम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 मान रहे हैं, तो जैसा हमने पहली सिचुएशन में निकाला था वैसे ही इस सिचुएशन में भी कैलकुलेट होगा। एक ही डिफरेंस आएगा, वो आएगा रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो 8 को कैसे लिखते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो हमने लिख दिया 0.08। न्यूमरेटर में जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर अगर 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। फिर सेकंड कंडीशन में चलते हैं, जब डीपी रेशियो जो है वो 25% होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में सॉल्व किया था वैसे ही हम सेकंड सिचुएशन में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी एक ही डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस होगा कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अलग है। पहली सिचुएशन में हमने 15% लिया था और इस सिचुएशन में हमें 8% लेना है। तो हमने जहां पे रेट ऑफ रिटर्न दिया था वहां पे 0.08 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज सेम होंगी। वैसे ही हमको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 62.5। फिर तीसरी कंडीशन में चलते हैं, जब डीपी रेशियो 50% होगा। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, सिर्फ आर को चेंज कर देना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना होगा, 0.08, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 83। फिर 75% वाली कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगी 94, और 100% वाले पे सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगी 100। अब 8% वाली सिचुएशन सॉल्व हो गई। लास्ट सिचुएशन सॉल्व करते हैं जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% है, तो दैट मीन्स मेरा रेट ऑफ रिटर्न मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है नॉर्मल फॉर्म की। इसमें हम मानते हैं कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें हमारी मार्केट प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये मान के चलिए जब भी नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होगी आपकी मार्केट प्राइस कांस्टेंट होगी, मतलब एक जैसी आएगी। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहली सिचुएशन में तो सेम आंसर आएगा जैसे अभी तक दो सिचुएशन में आया है, 0 ही आंसर हो जाएगा बिकॉज इसका न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाता है। फिर दूसरी सिचुएशन में चलते हैं, जब 25% हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो हो। तो कैसे रखेंगे फॉर्मूले में, जैसे अभी तक हम रखते आए हैं, ई अर्निंग पर शेयर हमारा 10 है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 - बी। तो रिटेंशन रेशियो यहाँ पे कितना है, 75% है दूसरी सिचुएशन में, तो हमने 0.75 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10 है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बी, बी मींस रिटेंशन रेशियो कितना है 0.75 इनटू आर, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है तो हमने 0.10 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.75 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25, और जब 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.075। तो आपके पास वैल्यूज क्या बची, 10 ब्रैकेट में 0.25 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.075। तो न्यूमरेटर आप सॉल्व करेंगे, आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो आपके पास आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे 0.10 माइनस 0.075 तो आपके पास आएगा 0.025। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। ऐसे ही आपको 50% पे सॉल्व करना है तब भी आपका 100 आंसर आएगा। आप 75% पे सॉल्व करेंगे तब भी आपकी मार्केट प्राइस 100 आएगी, और आप 100% पे सॉल्व करेंगे तब भी आपकी मार्केट प्राइस 100 आएगी। तो अब बात आई रिजल्ट की कि हम इंटरप्रेट क्या करेंगे। तो पहली सिचुएशन में देखते हैं, जहां पे आपका आर जो है वो ज्यादा है केई से, तो क्या हो रहा है, आप माइनस तक तो
छोड़ दीजिए, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। कोई भी फर्म जिसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाए तो उसको कोई नहीं लेना चाहेगा। हम शुरू करते हैं जहां से हमारे पॉजिटिव आंसर आए हैं। तो पॉजिटिव आंसर मीन्स पहले 50% पे जब हमने डिविडेंड 50% दिया तो 200 मार्केट प्राइस आई, हमने डिविडेंड 75% दिया तो 120 आई, और डिविडेंड 100% दे दिया तो प्राइस और कम हो गई, 100 रुपीज हो गई। तो दैट मीन्स प्राइस कम होती जा रही है अगर हम डिविडेंड बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी फर्म्स जहां पे रिटर्न ज्यादा हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रखना चाहिए। यही बात वॉल्टर ने भी बोली थी। आप देखिए जहां पर रिटेंशन रेशियो 0% है वहां पे प्राइस सबसे कम है, पर जहां पे रिटेंशन रेशियो 0 से बढ़ के 50% होता जा रहा है तो वहां पे प्राइस हमारी 100 से लेके 200 तक बढ़ रही है। दैट मीन्स कंपनी को इस केस में रिटेन ज्यादा करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन में जहां पे जो हमारा रिटर्न है वो कम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये डिक्लाइनिंग फर्म की कंडीशन है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे जैसे हम डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी मार्केट प्राइस भी बढ़ती जा रही है। जब हमने 25% का डीपी रेशियो दिया तो मार्केट प्राइस 62.5 थी। फिर जब हमने उसको बढ़ा के 100% कर दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो को तो हमारी मार्केट प्राइस 100 रुपीज हो गई। तो दैट मीन्स ऐसी फर्म जो डिक्लाइनिंग फर्म्स है उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना पैसा हमारे पास है अर्निंग के रूप में हमें उसे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगेन सेम रिजल्ट आया। वॉल्टर ने भी यही बात बोली थी कि डिक्लाइनिंग फर्म के केस में हमारे पास जितनी अर्निंग्स होती है हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, तभी हमारी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेगी। अब लास्ट कंडीशन, ये कंडीशन है आर जब हमारे के के बराबर होता है। तो ये नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है। आपकी हर केस में जो मार्केट प्राइस है वो 100 आ रही है। आप सारे केसेस में देखिए 100 आ रही है। तो ये क्या है, इसमें हम ये इंडिफरेंस पॉइंट है। दैट मीन्स अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या हम ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो मार्केट प्राइस है वो सेम रहेगी। हमने वॉल्टर मॉडल में भी बात की थी, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कभी भी शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो ये कंडीशन मॉडल में इग्नोर की जाती है। अब पहली सिचुएशन, एक क्वेश्चन आपका राइज हो रहा होगा कि मैम पहली सिचुएशन में सारे आंसर्स 0 आ रहे हैं तो ये मॉडल में क्यों नहीं फिट हो रहा है, या तो प्राइस इंक्रीज करने चाहिए या तो प्राइस डिक्रीज करने चाहिए। तो हमने ये लिमिटेशन में बात की थी बेटा, अगर हम डिविडेंड ही नहीं बांटेंगे, बिकॉज हम न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं, हम डी ले रहे हैं न्यूमरेटर में, अगर डी ही 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली सारे रिजल्ट जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो तीनों ही केस में हमारा डिविडेंड 0 हो जा रहा था, इसलिए हमारे जो सारे प्राइजेस हैं वो 0 हो जा रहे थे। राइट, आई होप आपको गॉर्डन मॉडल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।